अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जिन मौज़ूआत पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसमें एक तो आप देख रहे हैं कि जो इलेक्टिबल हैं, आज इसका हम जायज़ा लेंगे कि बुनियादी तौर पर इलेक्टिबल की जो ये फार्मूला या थीरी या कंसेप्ट है क्या। और बुनियादी तौर पर इस बात का ख़ास तौर पर जायज़ा लेंगे कि इलेक्टिबल किसी पार्टी को जितवाने के लिए आते हैं या जो पार्टी जीत रही होती है उसमें शामिल होते हैं। ये बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा हम जायज़ा लेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज खुले लफ्ज़ों में खुली अदालत के अंदर ये कह दिया कि हुकूमत ज़िम्मेदार है जजेस के दरमियान अख्तलाफात डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तीसरी जो बात है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हमारे मुआशी मसाइल बहुत गंभीर हैं और बहुत सारे जो साबक वज़रा और बहुत सारे लोग जो हैं वो आए रोज़ हमें डरा रहे हैं कि जी मुल्क के अंदर ऐसे ख़तरात मौजूद हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हम हुकूमत की शाखर्चियाँ या अरबों के फ़ंड्स जो हैं वो मेंबरान कौमी असम्बली और बाकी लोगों के लिए ग्रांट्स का जायज़ा लेते हैं, तो फिर ये कहीं से भी तासर नहीं मिलता कि हमें कोई ऐसा ख़तरा है या हम मुआशी तौर पर कोई कमज़ोर मुल्क हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा चीफ जस्टिस साहब के बारे में। चीफ जस्टिस साहब का आज अहम केस की हेयरिंग की, जिसके अंदर जो कमीशन बना था ऑडियो लीक तहकीकाती कमीशन, जिसके जस्टिस काजी फायज़ ईसा सब सरबराह हैं और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान जो हैं उसके मेंबरान हैं। उसकी हेयरिंग हुई, उसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस थी जिनके अंदर इस कमीशन की फार्मेशन को भी चैलेंज किया गया, जिसके अंदर बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने जो नोटिस जारी किया अब्बास ज़ुबैरी और बाकी लोगों को, उसको भी चैलेंज किया गया हुआ। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इकट्ठी दरखास्तें लगी हुई हैं कि ये कमीशन ही नहीं होना चाहिए ऑडियो लीक्स के ऊपर, क्योंकि काम ही गैर कानूनी ऑडियो लीक्स का, उसके ऊपर तहकीकात ही नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर किसी जज को हुकूमत कैसे अपॉइंट कर सकती है। ये एक तरह से क्योंकि एक जुडिशल प्रोसीडिंग है तो उसके अंदर ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाए। ये वो तमाम नकायत हैं जिनके ऊपर बहस है। उसके अंदर आपने देखा कि अटारनी जनरल साहब ने हस्बे मामूल आज भी बेंच के ऊपर एतराज़ किया। एतराज़ करने के बाद कहा कि चीफ साहब को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए, जिसके ऊपर चीफ साहब ने भी कहा कि मैं तैयार होकर आया था कि आप ये नुक्ता ज़रूर उठाएंगे, आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो उसने कोशिश की है कि हमारे जजेस के दरमियान अख्तलाफात पड़ जाएँ। यानी अब जो खुली बात होगी जिसके अंदर चीफ साहब ने ये कहा कि ये अख्तलाफात डलवाने वाला काम या ये सारी कोशिश या इस नहज पर मामलात लाने की ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत जो है वो हमारे साथ इस तरह से कर रही है। ये जो आइनी बहरान पैदा हुआ है इसमें हुकूमत का अमल दखल है। दूसरी तरफ जो मुतवक्के इसके अंदर पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि इसका ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं कि ये ऑर्डर जो अंटरम आएगा उसके अंदर वो सस्पेंड कर देंगे इसके ऑपरेशन को, क्योंकि बुनियादी तौर पर ऑडियो लीक किसने की हैं और दूसरा ये कि ये कानूनी है कि गैर कानूनी है। अगर गैर कानूनी हैं तो फिर इनका स्टेटस क्या है जिसके ऊपर किसी जुडिशल इंक्वायरी का एहतमाम किया जाए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के आला जजेस को बैठा दिया जाए। अगर स्टेटस लीगल होगा तो आगे वो प्रोसीडिंग करेंगे और इन्हीं बुनियाद के ऊपर ये चैलेंज किया गया है तो उसके अंदर बराबर चांसेस हैं कि इसके अंदर स्टे जारी कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो है बात हम करते हैं इसके ऊपर कि हमारे जो फंड्स हैं मुल्क के अंदर, आपने देखा कि मुआशी तौर पर हम बहुत कमज़ोर हुए हैं और अशद ज़रूरत है, क्योंकि आइनी बहरान भी है, माशी बहरान भी है और ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। माशी बहरान से निकलने के लिए भी ज़रूरी है कि हम सियासी बहरान से भी निकलें, आइनी बहरान से भी निकलें और साथ ही साथ ऐसे जो हमारे अखराजात हैं या हमारा बजट है उसको भी हम उस स्टेज के ऊपर लेके आएँ जिसके अंदर हमारे अखराजात कम हों और इनकम ज़्यादा हो। अगर ये नहीं हो सकता तो कम अज़ कम लेवल हो या कम से कम फ़र्क हो। हालांकि फ़र्क की कोई किसी तरह से भी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान पहले ही कर्ज़ों के बोझ के तले दबा हुआ है और आम आदमी जो है उसकी भी हालत ये है
کہ जो ये नहीं, वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती, हर चीज़ की रेट्स उस स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए हैं। और दूसरा ये कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ना होने के बराबर है। हर कोई शख्स जो है जो महंगाई हुई है उससे डबल कर दी गई है मसनूई रेट्स को बढ़ा के, और उसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एक बहुत ज़्यादा महंगाई, एक चेक एंड बैलेंस की कमी, और वो उससे भी डबल ट्रिपल होके आवाम तक पहुंच रही है। तो इसके अंदर बजट के अंदर जो हालात हैं हमारे, उसके अंदर ये किसी तरह से भी गुंजाइश नहीं है। जैसे 111 अरब जो है मेम्बरान के लिए अब तक रिपोर्ट और अखबारात के अंदर के इनको दिया गया है। अभी भी रिसेंट जो 20 अरब की ग्रांट अजाफी मंजूर की गई है, तो इसका मुतहम्मल मुल्क किसी तरह से भी नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इलेक्टिबल के हवाले से। इलेक्टिबल के हवाले से जो थ्योरी ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ये उस वक्त तक 2011 तक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर तमाम वर्कर्स ने दिन रात जान मार के पार्टी के अंदर जान डाली। बाद में आपने देखा कि इलेक्टिबल का जो फार्मूला दिया गया, इलेक्टिबल्स ने ही ये फार्मूला दिया। इलेक्टिबल्स ने वही वो इलेक्टिबल हैं जो आज एक नई जमात बना रहे हैं और उसके लिए सफ़ बंदी कर ली गई है। तो ये इलेक्टिबल का आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट जो दिया गया था कि इलेक्टिबल होने से ही जीता जा सकता है, मेरा ख्याल अदरवाइज़ है। क्योंकि इलेक्टिबल तो ये उसी जमात में जाते हैं, अगर ये खुद इतने इलेक्टिबल हों तो ये किसी भी तरह से आज़ाद अपना इलेक्शन लड़ के और वहाँ अपना जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमेशा उस जमात का इंतखाब करते हैं जो पहले ही पॉपुलर पार्टी हो और सारे जाके उसके अंदर शामिल हो के अपना वसन डाल देते हैं, और उस जमात का जो वर्कर ने मेहनत की होती है या लीडर ने कोई अच्छा इंप्रेशन बनाया होता है अवाम के अंदर, कोई पॉपुलैरिटी हासिल की होती है, ये इलेक्टिबल उसको कैश करते हैं और सामने आके खड़े हो जाते हैं और असम्बली के अंदर चले जाते हैं। बुनियादी तौर पर इलेक्टिबल हम तब माने इनको अगर ये किसी भी जमात की सपोर्ट के बगैर खुद जा कर के इलेक्शन लड़ें और जीतें, ना कि ये कि जिस पार्टी की हवा बनी हुई है, जिधर को माहौल जा रहा उसके अंदर शामिल होके तो ये खुद उसको लीड करना शुरू कर देते हैं आगे जाके, और जो पहले से उस पार्टी में बैठे हुए लोग हैं उनका हक मार दिया जाता है। तो देखना ये है कि ऐसे नीड ऑफ द टाइम के अंदर हम बात करते हैं कि एक तो शह खर्चियाँ जो हैं इनके ऊपर कंट्रोल करना होगा, अपने अखराजात के अंदर कट लगाना होगा, अवाम का, गरीब आदमी का एहसास करना होगा, और जो दूसरे मामलात हैं उनके अंदर भी इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके और आगे बढ़ सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।